In progress. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज का सेशन आपका जो असेसमेंट का पेपर है उससे कनेक्टेड है, चाहे वो डिप्लोमा का पेपर हो या बीएड का पेपर हो या आप एक स्पेशल एजुकेटर हो। सभी एस्पेक्ट से आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेशन ऐसा है गाइस जो देखने में नाम से तो बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, और थोड़ा सा टेक्निकल है भी। इसमें हम कोई अपना एग्जांपल्स नहीं डाल सकते हैं, कोई भी अपना अपना एक्सपीरियंस नहीं ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा है आज का सेशन, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस सेशन के खत्म होने पर ये जो कंसेप्ट आपके सामने दिख रहे हैं, ICF DSM-5 ICD-10, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असेसमेंट टूल्स फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। तो ये जो सेशन जो इतना टेक्निकल और थोड़ा डिफिकल्ट सीन पड़ता है, तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान सब शब्दों में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक कंसेप्ट जो है इस सेशन में लाने का मैंने प्रयास किया है। तो वीडियो के अंत तक जो है बने रहिएगा गाइस। एक एक स्लाइड जो है, एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है, अगर आप मिस करते हैं तो ये कंसेप्ट जो है आपको इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है या इस कंसेप्ट का जो मोटिव है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो होपफुली इस सेशन के बाद ये कंसेप्ट जो है आपके लिए न केवल इजी हो जाएगा, ठीक है, बाकी इसके से रिलेटेड सारे डाउट्स भी आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन है गाइस असेसमेंट टूल्स फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। तो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं गाइस। स्क्रीनिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं एक सेशन कर चुकी हूँ कि स्क्रीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज क्या होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यदि आपने वो सेशन मिस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आ रहे हैं, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस। तो कैसे स्क्रीनिंग क्या है और डायग्नोसिस क्या है, दोनों सेम है या अलग है? तो पहले तो हम इसी को ही देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग, जैसा कि मैंने आपको सेशन में बताया था, स्क्रीनिंग का मतलब है शक के आधार पर हमको डाउट है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये सेम चीज कह रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करता है, आइडेंटिफाइज एज सिम्टोमेटिक पीपल हु मे हैव अ डिसीज। तो ये मे हैव है ना, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, किसको? मे हैव को, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ऐसे लक्षण वाले लोगों को जिनमें बीमारी हो सकती है। ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनिंग, फिर मैंने उस सेशन में भी बार बार कहा था, शक के आधार पर, अभी डाउट है, ठीक है। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करता है, उसका कार्य क्या होता है, सिर्फ ये करना कि जिनमें ऐसे लोगों को छांटना जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि उनमें कोई बीमारी हो सकता है का मतलब क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। तो भैया अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है, ये डिटरमाइन कर देता है, ये कंफर्म कर देता है, ये ठप्पा लगा देता है, डिटरमाइंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज व्हेन पेशेंट शो साइन और सिम्टम। यदि एक व्यक्ति कोई साइन और सिम्टम्स एक बीमारी के दिखा रहा है, तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, निदानात्मक परीक्षण जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्क्रीनिंग परीक्षण होता है और ये होता है निदानात्मक। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छाट करके लेके आना, जहाँ पॉपुलेशन में से उनको बाहर निकालना लक्षणों के आधार पर। तो बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन डायग्नोस्टिक क्या है, डिटरमाइन कर देता है, कंफर्म कर देता है, ठप्पा लगा देता है, एक मोहर लगा देता है कि यस, बीमारी प्रेजेंट है या एब्सेंस है, बिल्कुल क्लियर चीजें हो जाती हैं आपकी। तो वो होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लियर होगी बात यहाँ पे? आगे मूव करते हैं। तो स्क्रीनिंग के बाद ही डायग्नोस्टिक होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और डायग्नोस्टिक होने के बाद फिर हम फुल असेसमेंट और फिर प्लानिंग और ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो आपका सिलेबस में गाइस है, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीएड हो, दोनों के ही सिलेबस में आपका जो है ये टूल आता है। वेदर DSSB हो, रीट का एग्जाम हो, और या फिर आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये कंसेप्ट जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर का या पेपर सेटर का। तो ध्यान से इस सेशन को सुनिएगा गाइस, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। ये चैनल जिस पर हम लोग जो है वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डेली आपके जो है इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो आएंगे और आपको जो इसका नोटिफिकेशन जो है वो इमीडिएट मिल जाएगा जैसे ही वीडियो जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो टूल्स, स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के अब टूल कौन कौन से, अभी तो हमने उनमें अंतर देखा ना, अब इसके टूल कौन कौन से हैं। तो मेनली जो टूल है, टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन टूल हम क्यों छाट के लेके आए, एक तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, RCI ने हमारे सिलेबस में डाल रखा है। दूसरी चीज है, जब आगे हम इनको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही तीन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका डिसेबिलिटी से रिहैबिलिटेशन से डायरेक्ट कनेक्शन है।
ठीक है। हम जिन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को पढ़ रहे हैं वो इनके अंदर आ रही हैं, इस वजह से हम इन तीन को छाट करके आरसीआई ने हमारे सिलेबस में डाल दिया और हमें बोला कि इन्हें पढ़िए। ठीक है। तो पहला है आपका आईसीएफ, आईसीआईडीएच, डीएसएम-5 और आईसीडी-10। तो ये है क्या, नाम से ही समझ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो आपके पेपर्स है, खासतौर से डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेपर में जो है आपका फुल मार्क्स के फुल फॉर्म भी आती है ना, एब्रीवेशन जिसे आप लोग बोलते हैं, ये एक्सपेंड करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक जरूर आपको देखने के लिए मिलती है कि इनका फुल फॉर्म बताइए। तो आइए आज फुल फॉर्म भी देखते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपका आईसीएफ, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से, पहले तो इसको जान लेते हैं। तो आईसीएफ मॉडल है एक्चुअल में ये। तो इन 1980 1980 में आईसीआईडीएच, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, है ना। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप का मैंने जब सेशन लिया था तो उसमें भी मैंने आपको जो है ये चीज बताई थी। तो ये मॉडल है, ठीक है, जो कि किसने पब्लिश किया था, डब्ल्यूएचओ ने। तो आईसीआईडीएच का सीधा कनेक्शन किसके साथ में, डब्ल्यूएचओ के साथ में है। एज ए मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटिंग टू द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिजीजेस। ठीक है। तो बीमारियों का वर्गीकरण जो है वो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती है, बहुत सारी कंट्रीज जो है इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रही है, उनके डॉक्टर्स, उसके पैरामेडिकल प्रोफेशनल जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गाइस जब इंटरनेशनल वर्ड जुड़ जाता है तो ये और भी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि सिर्फ हमारा ही देश नहीं, कई देश जो है इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कॉमन सी चीज हो जाती है। ठीक है। तो पहली चीज इसमें हमने क्या देखी इस स्लाइड के अंदर, कि आईसीआईडीएच, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, बात खत्म हो गई, है ना। आईडीएच तो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप हो गया, और आईसी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। जब इस तरह से बड़े फॉर्म होते हैं ना, तो तोड़ करके देखिए और उसको सेंस लगाइए, तब समझ में आएगा। पब्लिश किसने किया, डब्ल्यूएचओ ने। क्या पब्लिश किया, एक मैनुअल। मैनुअल में क्या दिया गया था, बीमारियों का वर्गीकरण दिए करके करके दिया गया था, बात होगी खत्म। कब आया था, 1980 में। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। अब आ गई बात आईसीएफ की, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। तो पहले आया था आईसीआईडीएच, ठीक है, ये एक मॉडल था। उसके बाद आया आपका आईसीएफ। ठीक है। तो ये कब हुआ, ये आया आपका 2001 में आईसीएफ। तो आईसीआईडीएच के अंदर ही आईसीएफ आ रहा है, और ये आया आपका 2001 में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। क्लियर। ठीक है, दोनों रिलेटेड है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो पहले जो डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और उसकी बात कर रहे थे हम लोग इम्पेयरमेंट की, तो यहाँ अब उसने फंक्शनिंग बोल दिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। डब्ल्यूएचओ का ही है ऑब्वियसली। मेंबर स्टेट जब बोलते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे देश की बात करें, कंट्रीज की बात करें, तो कितने कंट्रीज जो है वो है इसके अंदर शामिल है, 191, 191। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 22 मई 2001 में। ठीक है। तो वहां पर जो है ये ऑफिशियली जो है ये जो है तैयार किया गया था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग पब्लिश किया गया था। ठीक है, 2001 में। कितने वर्ल्ड मेंबर थे, 191। तो अबे ये ठीक है, मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, आपको ये बातें समझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे की पॉइंट उठाना है कि आईसीआईडीएच कब आया था, 1980 में। फुल फॉर्म इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। आईसीएफ जो है वो 2001 में आया था, दोनों कनेक्टेड हो गए। यहाँ पे आईडीएच की जगह क्या बन गया, एफ बन गया, और वो बन गया फंक्शनिंग की बात है। अब ये जो वो जो क्लासिफिकेशन था वो डिजीजेस का था। ठीक है। अब यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड डोमेन्स के बारे में बात कर रहा है। क्लियर होगी बात, हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड डोमेन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, आईसीएफ का, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ओके, आगे मूव करते हैं। तो अब देखिए, और एक चीज और आ गई आपकी यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका और क्लियर होगी, दोनों स्लाइड्स को बिल्कुल क्लियर आपके सामने रख दिया गया। आईसीएफ 1980 में आईसीआईडीएच पब्लिश किया था डब्ल्यूएचओ ने। लेटर 2001 में टाइटल क्या बन गया था इसका, आईसीएफ इंट्रोड्यूस कर दिया था। आईसीआईडीएच हैज 3 डायमेंशंस, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ये इसके क्या है, 3 डायमेंशन है, 3 पहलू हैं। द आईसीएफ इज ए बायो साइको सोशल मॉडल। कैसा मॉडल है, सामाजिक और
ये किस तरह का मॉडल है? जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल। ठीक है, कैसा है? जैव मनोवैज्ञानिक सामाजिक मॉडल है, बायो साइको सोशल। ठीक है, बायोलॉजी की भी बात आ रही है, शरीर से भी संबंधित, साइको मनोविज्ञान की भी बात आ रही है, और सोशल सामाजिक की भी बात आ रही है। ठीक है, तो ये तीनों मॉडल को जो है उसने मिला करके जो है वो आईसीएफ मॉडल जो है वो दिया था। इनके इनके ऊपर ही बेस्ड था। किसके? तीन चीजों के ऊपर, बायो साइको एंड सोशल। ठीक है, जैव मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मॉडल के ऊपर आधारित था आपका ये जो आईसीएफ मॉडल था। क्लियर होगी बात? आगे मूव करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या था? सॉरी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू प्रोवाइड द सिग्निफिकेंस बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ कंडीशन। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति के गठन का महत्व आधार प्रदान करना था, कि एक बेस प्रदान करना था, कि जितने भी देश इसके उसमें आ रहे हैं वो सब एक कॉमन कंसेप्ट जो है उसके लिए यूज करें। सब ऐसा नहीं सब अपनी अपनी कहानी ना गाएं, एक कॉमन बेस देना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भाषा यहाँ यूज करी जा रही है वो दूसरे देश में भी यूज की जा रही है, तो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होगा, प्रॉपर वे में। ठीक है, पहला उद्देश्य तो ये हो गया, सिग्निफिकेंस बेसिस ऑफ हेल्थ कंडीशन। फिर आगे बात, टू स्टैब्लिश ए कॉमन लैंग्वेज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो कॉमन लैंग्वेज की बात आ गई, ना केवल इंट्रा कंट्री बल्कि इंटर कंट्री भी। ठीक है, देशों के बीच में हो या देश के अंदर ही हो, तो भाषा जो है ना, जब हम बीमारियों के बारे में या हेल्थ के बारे में कोई भी कंसेप्ट, हेल्थ के किसी भी डोमेन के बारे में कोई भी कंसेप्ट की हम जब चर्चा करेंगे, तो हमारी जो भाषा जो है ना वो सेम होनी चाहिए। मैं जो यूज कर रही हूँ वो दूसरा डॉक्टर भी कर रहा है, तीसरा डॉक्टर भी कर रहा है, और चौथा डॉक्टर भी कर रहा है, तो वहां पे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो बेस किसने दिया? आईसीएफ ने दिया, टू परमिट कंपैरिजन टू डाटा अक्रॉस। उसके बाद में ये चीज किस लिए तैयार की गई, ये मॉडल किस लिए तैयार किया गया डब्ल्यूएचओ ने? ताकि जो डाटा है, ठीक है, कंट्रीज के बीच में जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, प्रिवलेंस रेट है, उनका जो है हम जो है कंपैरिजन कर सके, तुलना कर सके। और ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है? हेल्थ कंडीशन से ही कनेक्टेड है। क्लियर होगी बात यहाँ पर? तो मेन चीज है यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। ठीक है, सिग्निफिकेंस बेस देना, और डाटा को जो है वो, डाटा का मतलब क्या होता है? सूचनाएं, बीमारियों से संबंधित सूचनाएं, कौन सी बीमारी कितनी है, कम है, ज्यादा है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, खत्म हो गई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इनको हम जो कंपैरिजन जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये है एम था आईसीएफ का। नाउ नेक्स्ट आ गया आपका गाइस डीएसएम 5। ठीक है, अब इनके ऊपर तो पूरे के पूरी बुकलेट है गाइस। अगर आईसीएफ की हम बात करें, आईसीडीएस की बात करें, तो हम यहाँ पर सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिप्लोमा या बीएड के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, हमें इसके बारे में कितना जानने की जरूरत है, उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो डीएसएम 5 आपका क्या है? नेक्स्ट स्क्रीनिंग टूल आ गया। पहला तो आईसीडीआई, आईसीआईडीएच, ठीक है, जो कि 1980 में आया था, और फिर जो है 2001 में आईसीएफ के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ। अब बात आती है डीएसएम 5 की। तो ये जो डीएसएम 5 है ये क्या है? तो 5 जब वर्ड जुड़ गया तो इसका मतलब इससे पहले 1 2 3 4 भी आए हुए, है ना? अब हमारे सिलेबस में ही 5 क्यों दिए गया गाइस? ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान से, हालांकि ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है, तो ये डीएसएम 5 डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल है। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल। तो ये मैनुअल किस चीज का है? मेंटल डिसऑर्डर का है, इसीलिए ये हमारे सिलेबस में आया। ठीक है, तो हमारा जो हम मेंटल डिसऑर्डर की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, तो वो भी तो आपकी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स में ही आ रही है ना। तो उसी के बीच में करना, तो इसीलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में डीएसएम 5 में दिया गया है। ठीक है, डीएसएम में दिया गया है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। अब 5 ही हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया, ये भी आगे देख लेते हैं। तो डीएसएम इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, डीएसएम जो है, फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है, तो डायग्नोस करने का भी मतलब मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी एक मैनुअल, एक बुकलेट की तरह है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल की फील्ड में। क्यों है? क्योंकि डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ना केवल मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कि ये बीमारी कौन सी है, इसको किस कैटेगरी में डालें, बल्कि उसको क्लासिफाई करने, वर्गीकरण करने में भी ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन हो या फिर आपकी जो मेंटल इलनेस हो या जितनी भी आपकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, वो डिसऑर्डर के अंडर ही आ रही है, मेंटल डिसऑर्डर के अंडर आ रही है बहुत सारे कंसेप्ट आपके। तो इसीलिए हमारे सिलेबस में DSM-5 आया है। अब फुल फॉर्म आपके सामने है, DSM-5 का डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ये कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है आपसे एक नंबर की, तो ध्यान में रखिएगा। अब DSM-5 contain the most up-to-date criteria for diagnostic mental disorder, along with extensive descriptive test, providing a common language for clinician to communicate about their patients. समझिए ध्यान से, क्या कहना जा रहा है, DSM-5 क्या कंटेन करता है, इसके अंदर क्या चीज शामिल है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, DSM-5 हिंदी में भी दे रखा है, जो लोग अपना नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स भी बना सके। तो इस मैनुअल में क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है आपका क्राइटेरिया, एक ऐसा मानदंड है ना, एक ऐसी कसौटी जिसपे डायग्नोस्टिक मेंटल डिसऑर्डर अलोंग विद एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस्टिक करने का एक क्राइटेरिया दिया गया, साथ में उसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी जो है, टेस्ट परीक्षण, उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। और ताकि क्लिनिशियन जो है, ठीक है, जो चिकित्सक हैं, वो एक कॉमन लैंग्वेज, एक सामान्य भाषा का प्रयोग जो है वो कम्युनिकेट कर सके अबाउट देयर पेशेंट, अपने जो मरीज हैं, अपने जो रोगी हैं, उनके बारे में कॉमन जो है, जब वो चर्चा करे एक टीम के रूप में, जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो उनकी जो भाषा होनी चाहिए ना, वो सेम होनी चाहिए। तो उसको आधार प्रदान करते हैं ये स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल, चाहे वो ICF है, चाहे वो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है। ओके, यूज्ड बाय, तो ये कौन कौन यूज करता है DSM-5 जो है, तो DSM-5 इज अ रिसोर्स, एक संसाधन है, क्या किन के लिए, दैट कैन बी यूज्ड बाय मेनी डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल टू असिस्ट इन द डायग्नोस्टिक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल हैं, स्वास्थ्य पेशावर हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो सब इसका जो है वो उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। What mental disorder are listed in the DSM-5? अब DSM-5 में यहाँ आपके सवालों का कुछ जवाब मिलने वाला है कि कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर हैं जो कि आपके जो है DSM-5 में आते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे सिलेबस में क्यों आया, है ना। मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। हमारा हमारा खासतौर से जब मैं डिप्लोमा की बात करें या बीएड की बात करें, तो बीएड आप किस में कर रहे हैं, आईडी में कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग लर्निंग डिसेबिलिटी में कर रहे हैं, ASD में कर रहे हैं समझ रहे बात को, है ना। ऐसे ही डिप्लोमा का तो आपका पूरा नाम IDD, है ना। तो उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आ रहा है, ASD का भी आ रहा है, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी भी आ रहा है। अब इन कंबाइन कर दिए तो डिसेबिलिटी ऑफ माइंड मींस मेंटल डिसऑर्डर। तो ये सारी डिसेबिलिटीज उसी के अंडर ही आ रही है जितने मेंटल डिसऑर्डर में, ADHD, कंडक्ट डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ASD, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, है ना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जब मैंने बात करा इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की, तो अभी क्वेश्चन है ये भी कोई डिसऑर्डर होता है कि यस ये भी डिसऑर्डर होता है, ये आज की जनरेशन का डिसऑर्डर है, ये अभी न्यूली डायग्नोसिस डिसऑर्डर है। तो आप समझ सकते हैं DSM-5 कितना अपडेटेड है, क्यों 5 दिया गया। 1 और 2 में ये वाला नहीं आएगा आपका इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, ठीक है, 5 में आ रहा है, अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है, क्योंकि इंटरनेट के गेम और ये अब बीमारी बनता जा रहा है, ये अब एक हमारी है ना, क्या गले की फांसी बन चुका है, बीमारी का रूप लेता जा रहा है। फोन ने इतना बच्चे को ट्रैप कर लिया है कि अब वो ना केवल उसकी आंखों को बल्कि उसके दिमाग को, हर चीज को वो नुकसान बना। तो ये एक डिसऑर्डर बन के आता चला, तो उसको भी अपडेट करके उसने DSM-5 में डाल दिया। समझ रहे हैं बात को, कितना अपडेटेड है ये चीज। तो इसीलिए ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए RCI ने इसको हमारे सिलेबस में डाला है। तो आप देख लीजिए कितने सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की बात करें, ये सारे हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए हम इसको पढ़ने जाए। तो ये सारे मेंटल डिसऑर्डर जो है इसमें DSM-5 में लिस्टेड है। मेंटल डिसऑर्डर को वन लाइन में बोलना तो यू कैन से डिसेबिलिटी ऑफ माइंड। ये सारे डिसेबिलिटी ऑफ माइंड से ही कनेक्टेड है। क्लियर। अब फॉर होम DSM-5 इज यूजफुल, अब किन के लिए यूजफुल है, तो ये आ गया सवाल जी, इनके लिए यूजफुल है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, सोशल वर्कर हो, प्रोफेशनल काउंसलर हो, या फिर रिहेबिलिटेशन वर्कर हो, ठीक है, मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक सेवक है, सोशल वर्कर जिसे आप लोग कहते हैं, या काउंसलर हैं, सलाहकार हैं, या फिर
पुनर्वास कार्यकर्ता। तो हम लोग कहाँ आते हैं, हम लोग आते हैं रिहेबिलिटेशन वर्कर में, स्पेशल एजुकेटर है हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया DSM-5। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर इसमें लिस्टेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ गया आपका लास्ट ICD-10। अब ये तीसरा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। तो ये इस तरह से मैनुअल होता है, ये मैनुअल मैंने इस तरह से पिक्चर लेने को, तो ऐसे एक मोटी सी किताब है, जो डॉक्टरों के पास आप देखते हो ना, जब वो लोग आप जाते हो, हम तो जाते हैं जी, डॉक्टर साहब को दिखाई ये लक्षण है, ये लक्षण है, वो हमारा चेक वेक करके और दवाई। डॉक्टर्स को गाइड कौन कर रहा है, तो डॉक्टरों का डॉक्टर है ना। तो ये गाइड उनको दी गई है, वो अपनी, हम लोग याद है आप लोगों को, अभी तो हमारे पास फोन आ गया है, एप्लीकेशंस हैं, हम लोग फटाफट जो है वो मीनिंग देखना देख लेते हैं। लेकिन मुझे याद है जब हम लोग स्टडी किया करते थे कॉलेज में या मैट्रिक में हुआ करते थे, तो हमारे पास एक पॉकेट डिक्शनरी हुआ करती थी, तो हम उसमें से जाकर के ढूंढा करते थे, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, तो लाइक दैट ये उनकी डिक्शनरी है, पॉकेट गाइड टू द ICD-10। तो ये डॉक्टर्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, काउंसलर के लिए, ये उनकी गाइड है एक तरह से। तो ये उसमें इतनी मोटी किताब थोड़ी ना याद रही, पूरी डिक्शनरी कहाँ याद होगी हमें, तो वो इसमें से अपडेट अपने आप को करते चले जाते हैं। तो 10 आया है, तो इसका मतलब इससे पहले 1 2 3 4 ऐसा भी कुछ आया हुआ होगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, दैट इज ICD-10। अब ICD-10 जैसे मैंने बोला ना, ये 10th रिवीजन है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब भी आए होंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में 10th डाला गया है, ये भी WHO का ही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले वाला भी और ये भी दोनों WHO का ही है। ICD-10 इज द 10th रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। अब इसको एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो, सपोज आपसे वाइवा में पूछ ले जाता है व्हाट इज ICD, तो ना 10th का मतलब है तो 10th रिवीजन है। ओके, अब ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये क्या है, इट इज ए मेडिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये चिकित्सकीय वर्गीकरण सूची है एक तरह से, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा। अभी इसे कौन नकार सकता था, वर्ल्ड हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, ठीक है। जब उसने एक मेडिकल क्लासिफिकेशन की लिस्ट बना दी है तो कोई नहीं नकार सकता, उसको तो सब मानेंगे, केवल अपने देश में नहीं, देशों में माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका ICD-10, इसका 10th रिवीजन की हम लोग बात करें। अब ये 10th ही हमारे सिलेबस में क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड्स की बात कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है ICD-10 में उनसे। इट कंटेन्स कोड्स फॉर डिजीजेस, साइंस एंड सिम्टम्स, एबनॉर्मल फाइंडिंग, कंप्लेंट्स, सोशल सर्कमस्टांसेस एंड एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ इंजरी एंड डिसीजेस। तो यहाँ पे कोडिंग की बात कर रहा है ICD-10, ठीक है। 1983 में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1994 में, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा है, और मेडिकल क्लासिफिकेशन है, ये इसकी वेबसाइट है। कुछ और डिटेल में जानना तो वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। मैं फिर बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम रिलेटेड आपको कितनी आवश्यकता है इतने जानने की, उतना हमने जाना। हमने पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनना, हमने सिर्फ अपने पेपर से रिलेटेड कंसेप्ट, एज ए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हमें कितना जानना चाहिए उतना हमने देखना। तो ये बात करते हैं कोड्स की, ये डिफरेंट कैसे है बाकी दोनों से, ये कोडिंग की बात कर रहा है। डिजीजेस के लिए आपको एक कोड दे रहा है, कोड नंबर, है ना, साइन और सिम्टम्स, ठीक है। तो देखते हैं ये कोड क्या है। ICD-10 is WHO classification for all the diseases and health related problems, ठीक है। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर रहा है, WHO का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि इसके कई सारे चैप्टर्स हैं, ABC लाइक दैट ऐसा। तो उसका जो चैप्टर F है, जैसे अभी मैंने आपको मोटी सी गाइड दिखाई ना, तो उसके अंदर चैप्टर्स बने हुए, तो उसके जो चैप्टर F है, ठीक है, चैप्टर F में साइकेट्रिक डिजीजेस के बारे में दिया गया। यदि अब आपको कहीं से आप अगर मैनुअल आपको उस पे नेट पे मिलता है तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, तो यदि हमें अपने अपने जो डिसेबिलिटीज हैं जिनमें हम लोग डील कर रहे हैं, हम रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, अगर उनके बारे में जानना है तो सीधे से सारे चैप्टर्स में पढ़िए आप जाकर के, है ना। तो दिमाग घूम जाएगा, आप सीधा सीधा जाइए चैप्टर F के ऊपर। चैप्टर F में जो है उसका टाइटल है साइकेट्रिक डिजीजेस का, और उसके अंदर आपको मिलेगा मेंटल डिसऑर्डर एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, ये आगे हमारे से कनेक्टेड, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आपके कोडिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, ICD-10 के जो चैप्टर्स है, ठीक है। तो उसके अंदर ये कोडिंग दे रखी है गाइस। सॉरी। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लाइक दैट, ठीक है। तो ये टोटल चैप्टर जो है 22 चैप्टर्स जो है इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है जैसे कि सपोज चैप्टर 1 है,
तो इसकी कोडिंग जो है वो A00 से B99 तक दे रखी है। फिर चैप्टर 2 की C00 से D48 तक दे रखी है। तो ये अलग अलग बीमारियों का दे रखा है। सपोज चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 1 जो है वो सर्टेन इन्फेक्शियस और पैरासिटिक डिजीजेस की बात कर रहा है, ठीक है। चैप्टर 6 जो है वो G00 से G99 तक है, तो डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। यदि किसी डॉक्टर को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस की उसको लग रहा है कि ये बीमारी है मरीज को, तो यदि उसको देखने की किस में आएगा, तो उसमें उसके साइन सिम्टम्स भी दे रखे हैं और उसका नाम भी दे रखा है, तो सीधे से चैप्टर 6 पे चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है आपके उसमें चैप्टर्स की कोडिंग। ओके, आगे मूव करते हैं। मेन कैटेगरीज इन आईसीडी 10, तो हमारा क्योंकि कनेक्शन चैप्टर एफ से था, है ना, क्योंकि हमारा तो इसमें दे रखा है आईसीडी 10 में। तो चैप्टर एफ की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी F01 से F09 ऐसा करके, तो ये पूरा चैप्टर एफ जो है वो मेंटल डिसऑर्डर और बिहेवियरल डिसऑर्डर से जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो साइकेट्रिक जितने भी कंडीशंस है उनसे रिलेटेड है, उसके अंदर साइकेट्रिक के अंदर आ रहा है आपका मेंटल डिसऑर्डर और बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो अभी आप देखिए हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो F70 से देखिएगा, F70 देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, इसको मैं कोशिश कर रही हूँ। F70, ये जो F70 है गाइस, तो F70 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे वाला, हम क्यों इसको देख रहे हैं। फिर आप स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर आ रहा है इसके अंदर, है ना, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, है ना। तो ये आपका जो है वो एंग्जाइटी की बात करें, बिहेवियरल सिंड्रोम्स की बात करें, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की बात करें, या मेंटल इलनेस से रिलेटेड आ गया सिजोफ्रेनिया, है ना। तो अब जब मूड साइकेट्रिक डिसऑर्डर आ गया, अब मान लीजिए अल्कोहल डिपेंडेंस एंड अब्यूज आ गया, तो ये हमारा साइकेट्रिक कंडीशन से जितने भी बिहेवियरल और मेंटल डिसऑर्डर, तो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट वाले हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो भी इसी चैप्टर से ही डील करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो है वो कहाँ, आपको अगर आप एग्जैक्ट कोड भी याद रखना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आईसीडी 10 के चैप्टर नंबर एफ के F70 से F79 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के को डिफाइन जो है वो किया गया, उसके साइन और सिम्टम्स वहां पे बताए गए। तो कोई भी डॉक्टर यदि डाउटफुल हो डायग्नोसिस करते समय कंफर्म कर, क्योंकि उसको तो ठप्पा लगाना है ना, मोहर लगाना है। अगर उसको किसी ने बिठाया है तो मोहर लगाने के लायक है, उस चीज के लिए एलिजिबल है, उस चीज के लिए, तो वो कंफर्म कहाँ से करेगा, साइन सिम्टम्स यहाँ से, अगर उसे कोई डाउट है तो मैच कर सकता है। ये उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैटेगरीज बना दी, होगी ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस ये था आज का आपका जो सेशन। अपकमिंग सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो है असेसमेंट टूल्स के ऊपर रहेगा। आईडी से रिलेटेड कौन कौन से असेसमेंट टूल्स हैं, एएसडी से रिलेटेड कौन कौन से असेसमेंट टूल हैं, और एसएलडी से रिलेटेड कौन कौन से असेसमेंट टूल्स हैं। तो गाइस जिन्होंने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए गाइस, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दूसरी चीज गाइस कि रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन के नाम से न केवल यूट्यूब चैनल है, बल्कि एक एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप चाहें तो आप फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह के कंसेप्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट आपके आरसीआई का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको जो है वो गाइडेंस दी जाएगी। रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस वहां पर चल रही हैं, ठीक है, तो वो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली आपको जो है सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। और यदि कोई डाउट है, किसी चीज में कोई समझ नहीं आता है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।